अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और जुम्मतुल मुबारक को आपके लिए लेके आ रहे हैं। इस साल का आखिरी ये एपिसोड है इस प्रोग्राम का और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सन 2018 अच्छा गुजरा होगा। और अगर इसमें कोई किसी किस्म की भी कमी आपको महसूस हो रही है तो इट्स नाउ दैट यू कैन थिंक अबाउट इट एंड हैव अ ब्यूटिफुल 2019। और आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर सदाकत अली। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। और डॉक्टर सदाकत अली का आपको दोबारा मैं तारुफ़ कराता चलूँ। एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं और CEO हैं विलिंग वेज के, और इसके अलावा CEO हैं सदाकत क्लिनिक के। सदाकत क्लिनिक के नाम से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि डॉक्टर साहब गुज़श्ता 40 ईयर से बानी हैं, पाइनियर हैं इलाज जो एडिक्शन का है, सब्सटेंस अब्यूज़ का इलाज जो है उसके बानी हैं पाकिस्तान में डॉक्टर सदाकत अली। और इसके अलावा और भी वेंचर्स हैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने जब अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया था तो वो एज़ ए डायबिटोलॉजिस्ट किया था। तो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की मुख्तलिफ ब्रांचेस, लाहौर में हेड ऑफिस, कराची में भी काम कर रहा है। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ़ था। हमारे साथ इधर असिस्टेंट डायरेक्टर जो है विलिंग वेज की वो तशरीफ़ रखती हैं मिस शुमाइला बतूल, आपको खुशामदीद कहते हैं। और मिस आमना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, और मिस नादिया शेख हैं बतौर गुलूकार आज हमारे साथ हैं, और इधर असद असगर हैं। आप सबका प्रोग्राम में खुशामदीद है आपको। डॉक्टर साहब, हमारे पास इनबॉक्स में बहुत से सवाल आते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अपनी जो कमी है उसका भी ज़िक्र करता चलूँ कि सवालात इतने ज़्यादा होते हैं कि कई दफ़ा हम सब के जवाब नहीं दे पा रहे होते, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम वो सवाल पढ़ते नहीं हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हम ये सोच कर फ़ौरी जवाब नहीं देते कि किसी न किसी प्रोग्राम में आपकी ये क्वेरी एड्रेस हो चुकी होगी या हो जाएगी। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इतना बड़ा ज़गीम एक साइकोलॉजी पे और एडिक्शन पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ख़जाना है विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे और विलिंग वेज की वेबसाइट पे कि आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। डॉक्टर सदाकत अली की अज़ ख़ुद इसमें 5000 से ज़ायद वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फोकस्ड हैं और जनरलाइज्ड हैं, ऐसी बहुत सी हैं। तो आप प्लीज़ जो हमसे सवालात पूछते हैं वहाँ पे आप अपनी वीडियोस, हमारी वीडियोस को देख के उनसे भी बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बल्कि डॉक्टर सदाकत अली को क्लाइंट्स अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी वीडियो से इतना फ़ायदा हासिल किया है कि कई लोग तो बजाय एडमिशन के, इंडोर एडमिशन के या आउटडोर इलाज हमारे पास आने के, उन वीडियो से ही इतना फ़ायदा उठा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो ख़ास तौर पे हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे जो एडिक्ट पेशेंट्स होते हैं, जो ड्रग अब्यूज़ में मुब्तला होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ बड़ा नारवा, बड़ा सख्त गिर, कभी उनको मैनिपुलेट करके, कभी उनको तंग करके, कभी उनको ज़ोदोकोप करके, कभी उनसे बहुत हीले बहाने बरगला के मैनिपुलेट करके प्यार मोहब्बत से और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके उनको ऐसा तंग करते हैं कि फैमिली जो है ना वो बिलबिला उठती है और फिर वो कहती है कि ये जो हमारा प्यारा है इसको आप हमसे तो हैंडल नहीं हो रहा, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है और हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है। और गिरदो पेश के माहौल से, यानी ऑफिस से या यूनिवर्सिटी से या पुलिस से या इधर उधर से हमें इतनी शिकायतें आ रही हैं कि बस अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो एक सारी सूरत हाल बनती है, इसमें कौन किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, मरीज़ को या उसकी फैमिली को? अच्छा, जहाँ तक नशे की बीमारी का ताल्लुक़ है तो इसके लिए हम किसी को उतना ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं जितना कि डायबिटीज़ के मरीज़ को या दिल के मरीज़ को जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता तो उसे डायबिटीज़ का या दिल की बीमारी का सामना होता है। तो जो लोग अपनी नफ्सियाती सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपने मूड और मिजाज का ख्याल नहीं रखते और अपनी सेहत का अमूमी तौर पर ख्याल नहीं रखते, ये वही लोग हैं जो बाद में सिगरेट या दीगर मनशियात से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। और इसमें फिर
एक जो चॉइस है उनकी कि वो नशा शुरू करते हैं, इस पे तो उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। लेकिन नशे की बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है जो नशा करने वाले के जिस्म के अंदर अज़ खुद पैदा होती है, और ये जेनेटिक इन नेचर है, यानी उसके जिस्म में जो नशे से निपटने का निज़ाम है वो बिगड़ जाता है। ख़ास तौर पर तो हम कहते हैं कि ये एडिक्शन का मामला हो गया है। तो एडिक्शन का एक नफ्सियाती पहलू है, यानी जब लोगों को नशा करने की आदत हो जाती है, चस्का हो जाता है। और एडिक्शन का एक जिस्मानी पहलू है कि जब जिस्मानी तौर पर उनका जिस्म नशे को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकता और कुछ जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं, नशे की तलब बहुत बढ़ जाती है, क्रेविंग हर वक्त तंग करती है और वो जगह या वक्त और मिक़दार का तयन नहीं कर पाते, तो फिर हम उसे एक भरपूर नशे की बीमारी कहते हैं। अब इसमें मामला जब बिगड़ते रहते हैं तो देखने में आया है कि कुछ फैमिलीज़ में जब कोई नशे का आगाज़ करता है तो वो उस मामले को बहुत अच्छा संभाल लेते हैं, और कुछ फैमिलीज़ में जब कोई नशा करना शुरू करता है तो फिर वो संभाल नहीं पाते, वो बात फिर बिगड़ती रहती है और बर्स बढ़ता गया। जो दवा की वाला मामला, दवा तो खैर वो बहुत ही देर से करते हैं, लेकिन जो भी वो तरीक़ेकार अपने मरीज़ को नशे से बाज रखने का अपना रहे होते हैं तो वो काम नहीं कर रहा होता, बल्कि बात बहुत बिगड़ रही होती है। सो एक तरह से जिस घर में भी नशे का कोई मरीज़ होता है वहाँ क़यामत बीत जाती है, और उसके बाद वो घर वाले मिल के अपनी कहानी ख़ुद लिखते हैं, और वो कहानी तरबिया भी हो सकती है और अलमिया भी हो सकती है। अगर वो सही इक़दामात नहीं करेंगे तो पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं रहता, लेकिन अगर वो सही इक़दामात करना शुरू कर दें तो ये एक ख़ूबसूरत मज़ेदार एडवेंचर बन जाता है। ये एक ऐसी मुहिम जो ये है जिसको फैमिली मेम्बर्स भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं कि अपने किसी प्यारे को रिक्लेम करना। इनफैक्ट नशे की बीमारी अपनी जगह, लेकिन उससे जो तकलीफ़ें अहले खाना को मिलती हैं ये ज़्यादातर अहले खाना की अपनी वजह से मिलती हैं, क्योंकि वो मरीज़ को किसी न किसी तरह से सिखाते हैं कि फैमिली के साथ वो क्या सलूक करे, क्योंकि हम सब रिश्तों में बंधे होते हैं और रिश्ता क्या शक्ल इख्तियार करेगा ये फ़रीक़ैन तय करते हैं। किसी भी रिश्ते को मिल के एक्सप्लोर किया जाता है, मिल के डिफ़ाइन किया जाता है, फिर हम उसे रीडिफ़ाइन भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि जो भी हमारा मरीज़ हमारे साथ सलूक करता है कहीं ना कहीं ख़ुद हमारे अपने तर्ज़ अमल का उसमें हाथ होता है। हम ऐसा बहुत कुछ कर रहे होते हैं जिसके नतीजे में मरीज़ दिन ब दिन नशे की दुनिया में आगे बढ़ता चला जाता है और बहुत ही तकलीफ़ दे नताइज अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो पैदा कर रहा होता है, और एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है घर में। अहले खाना मरीज़ को इल्ज़ाम देते हैं, मरीज़ अहले खाना को इल्ज़ाम देता है, और फ़रीक़ैन एक दूसरे के साथ बहुत दस्तो गिरबान होते हैं, और ऐसा एक नेक मकसद के लिए वो कर रहे होते हैं कि उनका जो लव्ड वन है वो नशे से बाज आ जाए, लेकिन वो नशे की दलदल में और गहरा उतरता चला जाता है। जी, ये बात जब हम कहते हैं फैमिलीज़ को, जब हम ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ही कुछ रवैयों ने मरीज़ को आगे ये बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, अपने रवैये जो ख़राब उसके फैमिली के साथ होते हैं, तो फैमिली समटाइम्स अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाती है कि पता नहीं शायद हमारा ही कोई कसूर था, और सेल्फ ब्लेमिंग में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो ब्लेमिंग में और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि फैमिली ब्लेमिंग समझती है। इन दोनों में जो फ़र्क है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर इस पर बात करेंगे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, राइट आफ्टर द ब्रेक। बीमारियां दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, यानी दोनों बीमारियां प्राइमरी हैं, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मौरूसी वजूहात हो सकती हैं, और दोनों बीमारियां जो हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई बीमारी हो, ये अज़ खुद जन्म ले सकती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है तो पहले कोई
एजुकेशन नहीं होती, और दोनों बीमारियां जो हैं क्रॉनिक है, यानी जैसे कहते हैं कि एक दफ़ा डायबिटीज़ है तो फिर हमेशा डायबिटीज़ है। इसी तरह कहते हैं जैसे एक दफ़ा अल्कोहलिज़म है तो फिर हमेशा अल्कोहलिज़म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज नहीं कर सकते और आप इसके मुज़र असरात से निजात नहीं हासिल कर सकते, लेकिन टेक्निकली ये कहा जाएगा, अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी को शराब छोड़े हुए 25 साल भी हो गए हों, 40 साल हो गए हों, तो फिर भी वो अल्कोहलिक ही होगा, क्योंकि अल्कोहलिक होने का मतलब ये नहीं कि आप शराब पीते हैं। अल्कोहलिक होने का मतलब है कि आप शराब नहीं पी सकते। इसी तरह डायबिटीज़ एक दफ़ा जो हो जाती है तो फिर आपका स्टेटस यही रहता है डायबिटिक का, चाहे आपकी शुगर साल के 365 दिन कंट्रोल हो, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो सकते, जो कि नॉन डायबिटिक स्टेटस है आपका, वो बहाल नहीं हो सकता। माइंड बॉडी कनेक्शन दोनों तरफ नज़र आ रहा है। अगरचे बज़ाहिर यूँ लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ़ एक जिस्मानी बीमारी है और अल्कोहलिज़म सिर्फ़ एक नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों प्राइमरी और जिस्मानी बीमारियां हैं, और दोनों में जहन के अंदर एक सेट ऑफ सिम्टम्स पैदा होता है जिसे हम सिंड्रोम कह सकते हैं। मैं ये छोटा सा पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी ज़हनी सुकून के लिए या हाई फील करने के लिए नेचुरल हाई को भी ट्राई करें। कभी मेडिटेशन, कभी योगा, कभी वॉक, कभी प्यार और मोहब्बत के इजहार से, कभी बाहमी एक दूसरे की मदद करके खुशी महसूस करने की कोशिश की जाए, तो शराब या इस जैसी कबाहतों की कभी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और हम ये जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। आ जाइए नाजरीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मिस आमना नवाज़ ने एक सवाल उठाया था। अच्छा, ये बड़ा ही अहम सवाल मिस आमना नवाज़ ने उठाया कि मेरी बात से शायद ये गलतफहमी पैदा होने का इम्कान था, तो इन्होंने सवाल करके मुझे मौका दिया है कि मैं वो गलतफहमी दूर कर दूं। आम तौर पर मरीज़ों के अहले खाना कुछ ऐसी बातें भी करते हैं कि ये हमारा ही कोई कसूर होगा जिसकी वजह से इसने नशा शुरू किया या इसको नशे की बीमारी हुई। उसमें उनका कहना ये होता है कि शायद हमने इसको बचपन में कोई ज़्यादा प्यार नहीं किया या इसका ख्याल नहीं रखा, या फिर हमसे कोई गुनाह हो गया था, या हमारी ज़िंदगी की कोई गलती है जिसका खुमियाजा जो है हमारे प्यारे को भुगतना पड़ रहा है कि उसको नशे की बीमारी का सामना हुआ। तो मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं थी, ये तवाहम परस्ती है। ऐसा करीने क़यास नहीं है कि आपने कोई गलती की थी और उसकी सज़ा आपके किसी फैमिली मेम्बर को किसी बीमारी की शक्ल में मिल गई। मेरी मुराद ये कि जब नशे की बीमारी का आगाज़ हो जाता है और नशे का मरीज़ सुबह दोपहर शाम इसी गोरख धंधे में मसरूफ़ रहता है और नशे की बीमारी से कुछ तकलीफ़ें निकलती हैं, कुछ मसाइल निकलते हैं, कुछ मुश्किलात निकलती हैं, और ये तकलीफ़ें फैमिली मेम्बर्स अपनी जान पे ले लेते हैं या किसी न किसी तरीके से अपने मरीज़ को बार बार क्लीन स्लेट देते हैं और उसकी ऐसे वक्तों में मदद करते हैं जहां उसके लिए सीखने का कोई मौका था। जैसे उसने किसी से उधार लिया था और उधार वापस करना उसके लिए मुश्किल था, और उसको जिस बंदे ने भी उधार दिया था वो तकाजा कर रहा है, तो हम फैमिली मेम्बर्स फ़ौरन आगे बढ़ के वो उधार चुका देते हैं। इससे दो नुकसानात होते हैं कि एक तो वो उस तकलीफ़ से बच गया जो उधार लेने की वजह से पैदा हुई नशे के सामान के लिए, और दूसरा उसको आइंदा भी फिर उधार मिल जाएगा, क्योंकि नशे का धंधा करने वाले लोग ये ज़्यादा फ़िक्र नहीं करते कि जो माल वो बेचेंगे तो उसका मुआवजा उनको नहीं मिलेगा। उनका तजर्बा बताता है कि जब वो किसी की गर्दन पे अंगूठा रखेंगे किसी मरीज़ की, तो उसके फैमिली मेम्बर आके तो फ़ौरन कीमत अदा कर देंगे। इसी तरह जब मरीज़ पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है किसी न किसी वजह से, जब वो नशा कर रहा होता है या ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा होता है या गाड़ी चला रहा होता है ड्रंकन हालत में, और उसको थाने में बंद किया जाता है, तो अहले खाना आधी रात को भी सिफारिशों से और रिश्वत की मदद से उसको फ़ौरन छुड़ाते हैं, और वो समझते हैं कि फ़ैमिली मेम्बर होने के नाते ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये उनका फ़र्ज़ था। लेकिन इन फैक्ट मरीज़ को ये गुमान होता है कि वो कोई भी गैर कानूनी काम कर सकता है
और उसके अहल खाना उसको ज़रूर बचाने आएंगे, हालांकि कई मौक़ों पे उसके अहल खाना की सकत से बाहर होता है उसको बचाना, और फिर वो बहुत गिला करता है। दूसरी बात, जब वो उसे छुड़ाते हैं रिश्वत दे के या किसी तरीके से थाने से, तो रास्ते में फिर उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं, और मरीज़ उस दिन उनको बेइज्जती करने की इजाज़त भी दे देता है, कहता है आज तोड़ा बेइज्जती करना बंद है, क्योंकि वो ताज़ा गलती की होती है। लेकिन ये सारी चीज़ों से नशे की बीमारी बढ़ती रहती है। मरीज़ की तकलीफ़ों को अपनी जान पर लेना, अपनी ज़िंदगी को उन तकलीफ़ों से दो चार करना जो कि मरीज़ का हक़ है, ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। नशे की बीमारी से निकलने वाली जो तकलीफ़ें हैं, उनसे अगर कोई शख्स फ़ायदा उठा सकता है तो वो मरीज़ ख़ुद है, क्योंकि इंसान तजर्बे से जितना सीखता है उतना इंसान बातों से या लेक्चरों से नहीं सीखता। सवाल ये है कि फैमिली को जब हम इस बारे में एजुकेट कर रहे होते हैं ना कि आपके ये बिहेवियर्स इनकी बीमारी को इनफेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो आइंदा से या अब जब रिकवरी में पेशेंट जाएगा तो इससे एहतियात करनी है। सो फैमिली समटाइम बहुत डिफेंसिव मोड में आकर कहती है कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं होता, मतलब क्या हम अपने लव्ड वन को जेल में, जैसे आपने कहा, तो उसमें हम छोड़ नहीं सकते हैं, या अगर किसी का कर्जा इसने देना है तो हमारी बहुत इज्जत है और हमारा एक नाम है, तो उस पर ये जो बात है ये हमारे पास आखिरी हल यही होता है, और हम वी आर कंपेल्ड टू डू दिस, हम मजबूर हो जाते हैं ऐसी तरकीबों को अपनी लाइफ में एज ए सोल्यूशन। किसी हद तक वो जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पे मबनी है कि उनके लिए जज्बाती तौर पर बड़ा मुश्किल होता है कि जिसके साथ आपका एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, जो माजी में आपके साथ मेहरबान भी रहा है और ख़ानदान की आँख का वो तारा था, तो ये है बड़ा मुश्किल। ये बिल्कुल वही काम है जैसे कि एक छोटे से बच्चे को जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उसे टीका लगाना चाहता है, तो माएँ पसंद नहीं करती कि उनके बच्चे को टीका लगे, क्योंकि टीका लगते ही वो जैसे दर्द से कराता है, तो माएँ मुंह दूसरी तरफ करके तो डॉक्टर को मौका देती हैं कि वो टीका लगा दे। तो इसी तरह ये भी एक डॉक्टरी एडवाइस है, ये एक ऐसी नसीहत है जो कि आपके प्यारे को नशे से निजात दिला सकती है। उसके लिए अगर आपको अपने जज्बात पे काबू पाना पड़े, जो कि रिश्ते नाते के हिसाब से हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम अपने किसी प्यारे को किसी मुश्किल में देखते हैं, लेकिन अगर मुश्किल से उसकी ज़िंदगी आसान हो सकती है तो फिर हमें किसी न किसी तरीके से अपने दिल को काबू में रख के अपने प्यारे के लिए वही कदम उठाना चाहिए जिससे उसके लिए नशे से निजात की राह हमवार हो। और फिर यह है कि अगर आप थाने से छुड़ाते हैं और वापसी में उसकी बेइज्जती करते हैं और आपको लगता है कि आज आपका बेइज्जती करने का दिन है और उसका करवाने का दिन है, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एहतराम से बात करके उसे बता सकते हैं कि आइंदा आप कभी उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ के ऐसे मौक़ों पे मदद नहीं करेंगे जब वो नशे की वजह से, बराह रास्त नशे के इस्तेमाल की वजह से किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो या किसी मुसीबत में फंसे या उसे किसी चैलेंज का सामना हो, तो आइंदा हम ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। तो जब हम ये भी कहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स फिर अपनी मुश्किल का इज़हार करते हैं कि आप जिन चीज़ों से हमें मना करते हैं तो वो चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो फिर भी हमें चैन नहीं आता, हमें बड़ा खौफ लगा रहता है, बहुत धड़का लगा रहता है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि अपने मरीज़ को रात भर आप सिगरेट पीते हुए देखते हैं और आप सोते नहीं, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ये ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले लेता है, बीवी आमतौर पर ये ड्यूटी अपने ज़िम्मा ले लेती है कि मेरा खामद नशे में धुत हो के रात भर सिगरेट पीता रहे तो मैं उसे देखती रहती हूँ, स्वेटर बुनने के हवाले या मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, कोई किचन का कर लिया, कोई कपड़े धो लिए, कोई कपड़े इस्त्री कर लिए, और साथ साथ कनखियों से देखते रहे कि वो कहीं अपने आप को आग तो नहीं लगा लेगा या उसके सिगरेट से कोई आग तो नहीं भड़क उठेगी। और जब हम कहते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए तो उनके लिए इस पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है
कि अगर हम आपकी बात मानेंगे तो वो अपने आप को जला के भस्म कर डालेगा। तो हालांकि हम तरीका बता सकते हैं कि आप कैसे ये काम करें कि आपको रात रात जाग के अपनी नींद कुर्बान करके उसकी निगरानी भी ना करनी पड़े और वो अपने आप को जला के राख भी ना करे, बल्कि वो अपने तर्ज अमल में एक मुस्बत तब्दीली ले आए। तो हम ऐसे तरीके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे दो बातें याद आ गई आपकी भस्म करने की बात से, कि वो ख़ुद को तो भस्म कर ही रहा होता है ड्रग से, मगर वो कई दफ़ा माँ बाप को भी भस्म करने के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स देता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बात, जब हमारे पास मरीज़ इंडोर में आ जाते हैं और हमारा जो तरीक़ाकार है उसमें इलाज में हम फैमिली को ये एक मौका देते हैं जिसमें वो उसको इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट करते हैं और ये सब बातें बताते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में ये गलतियां की नशे की वजह से, वगरना आप पहले अच्छा काम भी कर रहे थे, या हमारा आपसे ताल्लुक़, रिश्ता, प्यार का ये। उसमें ऐसा भी देखने में आया कि जो लेटर है उसमें कई दफ़ा वो बातें भी ऐड कर देते हैं जो लिखी नहीं होती, ऐड कर देते हैं। जैसे किसी को कहा कि तुम बड़ी बेशर्म आदमी हो, तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से हमारा सुकून गारत हो गया और तुमने हमें इतना शर्मिंदा किया, मेरा दिल करता है ये अब जो तुम्हारा इलाज हो रहा है ना, अगर इस इलाज के बाद भी तुम ठीक ना हुए मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और मैं तुम्हें घर से धक्के दे के निकाल दूंगा और मेरा कोई तुमसे ताल्लुक़ नहीं। ये जो एक तर्ज अमल है, इस पे भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा डॉक्टर सदाकत, मगर इस ब्रेक के बाद। अहले खाना समझते हैं कि नशा करना या शराब पीना मसला है, मरीज समझता है कि नहीं, ये तो मेरे मसले का हल है, क्योंकि वो इसलिए नशा नहीं कर रहा होता कि वो कोई मुसीबत में फंसे। उसकी नीयत तो ये होती है कि मेरा जो ख़राब मूड है वो अच्छा हो जाए, और काफ़ी अरसे तक वो ऐसा होता भी रहता है जब तक कि नशे की बीमारी नहीं आती, जो कि एक जिस्मानी बीमारी है। यानी जिस्मानी तौर पर अगर कोई नशा करने के काबिल होता है तो उतनी ज़्यादा मुसीबतें नहीं आती, लेकिन जब कोई जिस्मानी तौर पर नशा करने के काबिल नहीं रहता और फिर भी नशा करता है तो फिर बहुत बर्बादी होती है। जब कोई अहले खाना देखते हैं कि उनका मरीज़ नशे की बीमारी में मुब्तला है, कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहा, तो वो डिनाइल में चले जाते हैं, कहते कोई नहीं, बस अनकरीब ये छोड़ ही देगा, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मदद के ख्याल से ही उन्हें उस मसले की संगीनी का एहसास होता है। शराब के ज़ेरे असर होना और बात है, लेकिन अल्कोहलिज्म में एल्डिहाइड के ज़ेरे असर होना बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन लकीर खींचने का कोई बंदोबस्त किसी आम घराने में नहीं होता कि ये शराब पीने का मामला है या ये बलानोशी या अल्कोहलिज्म का मामला है। नशे के मरीज़ की ज़िंदगी के बारे में या उसकी बीमारी के बारे में या उसकी हालात के बारे में जब तक आप सच का दामन नहीं थामेंगे, नशे की बीमारी से निजात एक ख्वाब ही रहेगी। अहले खाना समझते हैं कि नशा करना या शराब पीना मसला है, मरीज़ समझता है कि नहीं, ये तो मेरे मसले का हल है, क्योंकि वो इसलिए नशा नहीं कर रहा होता कि वो कोई मुसीबत में फंसे। उसकी नीयत तो ये होती है कि मेरा जो ख़राब मूड है वो अच्छा हो जाए, और काफ़ी अरसे तक वो ऐसा होता भी रहता है जब तक कि नशे की बीमारी नहीं आती, जो कि एक जिस्मानी बीमारी है। यानी जिस्मानी तौर पर अगर कोई नशा करने के काबिल होता है तो उतनी ज़्यादा मुसीबतें नहीं आती, लेकिन जब कोई जिस्मानी तौर पर नशा करने के काबिल नहीं रहता और फिर भी नशा करता है तो फिर बहुत बर्बादी होती है। जब कोई अहले खाना देखते हैं कि उनका मरीज़ नशे की बीमारी में मुब्तला है, कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहा, तो वो डिनाइल में चले जाते हैं, कहते कोई नहीं, बस अनकरीब ये छोड़ ही देगा, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मदद के ख्याल से ही उन्हें उस मसले की संगीनी का एहसास होता है। शराब के ज़ेरे असर होना और बात है, लेकिन अल्कोहलिज्म में एल्डिहाइड के ज़ेरे असर होना बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन लकीर खींचने का कोई बंदोबस्त किसी आम घराने में नहीं होता कि ये शराब पीने का मामला है या ये बलानोशी या अल्कोहलिज्म का मामला है। नशे के मरीज़ की ज़िंदगी के बारे में या उसकी बीमारी के बारे में या उसकी हालात के बारे में जब तक आप सच का दामन नहीं थामेंगे, नशे की बीमारी से निजात एक ख्वाब ही रहेगी। अहले खाना वेलकम नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको भी अगर हम वापस थोड़ा सा जाएं तो फैमिली कई मरतबा
अपने प्यारे को चाहती है कि उस राह रास्त पे रहे, मगर थाने में वो पहुंच जाता है अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से, कानून शिकनी की वजह से, नशा करने के बाद कोई ना कोई उससे ऐसी हरकत सरजद हो जाती है जाने अनजाने में। ये बैरूनी सूरत हाल है। घर में जब वो आता है और रात को बड़े सुकून से अपने बेड में बैठ के अपने बेडरूम में नशा कर रहा होता है, मसलन अगर शराब नोशी कर रहा है और साथ में सिगरेट उसने सुलगाया और सिगरेट वो पी रहा है, और उसी मदहोशी में वो सिगरेट जो है उसकी राख या सिगरेट जलता हुआ उस पर गिर जाता है, तो ऐसे में उसकी बीवी या थाने में जो सूरत है उसके वालिद अगर उसको रेस्क्यू ना करें तो क्या करें कि अपने प्यारे से प्यार भी है, और अगर वो ऐसा नहीं करते, उसकी राखी नहीं बैठते, तो उनको ये लगता है कि जैसे हम कोई गलत कर रहे हैं और अपने प्यारे के साथ जो है हम बुरा रवैया कर रहे हैं। ऐसे में वो जाएं तो जाएं कहाँ? देखिए, वहम और वसवसे या कॉमन सेंस की जो बातें हैं, इनका बीमारियों से कोई बहुत इलाज से कोई लेना देना नहीं है। इलाज में वो किया जाता है जो कि जिसका कोई फ़ायदा होता है। हम सबको वो करने की ज़रूरत होती है जिससे कामयाबी मिलती है, और उन चीज़ों को अगर हम पहचान लें कि जो हमारे और दूसरों के रवैयों को बढ़ावा देती हैं, तो फिर हम पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है और कौन सा रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मिसाल, आप सिगरेट की मिसाल ले लें कि अगर कोई खामद नशे में धुत होके सिगरेट पीता है और बीवी सारी रात उसकी निगरानी करती है और ये सिलसिला चलता रहता है, तो बीवी की सेहत बर्बाद हो जाएगी क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होगी। और किसी दिन बीवी अगर सो गई और खामद ये समझता रहा कि मेरी बीवी निगरानी कर रही है, तो वो वाकई अपने आप को जला बैठेगा। तो उसके लिए तरीका होता है कि अगर कोई बीवी चाहती है कि खामद के तर्ज़ अमल में कोई तब्दीली आ जाए, तो वो उसका बड़ा आसान तरीका है, और वो ये है कि बीवी खामद से बात करती है कि मैं इस तरह सारी रात आपको निगरानी में रखती हूँ और आप सिगरेट पीते हैं और मैं देखती रहती हूँ, तो जिससे मेरी नींद पूरी नहीं होती और इससे मेरी सेहत बहुत ख़राब हो रही है। तो मैंने अब फ़ैसला किया है कि मैं आपकी सारी रात जो निगरानी करती हूँ, ये मैं 15 दिन के बाद करना छोड़ दूँगी। कोई लैंडमार्क आप बता सकते हैं कि अगले महीने की पहली तारीख तक, या जो भी आप तय कर लें, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो आप बोले कि ये इतने दिन मैं और करूँगी और उसके बाद मैं आपकी निगरानी नहीं किया करूँगी, और आपको अपना को बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आपको पता हो कि अब आपकी कोई निगरानी नहीं कर रहा, और अगर आप नशे की हालत में सिगरेट पिएंगे और उससे जो ख़तरा होगा आग लगने का, तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर आप पे आएगी। अच्छा, यानी आप किसी भी वक्त अचानक ये निगरानी नहीं छोड़ते बताए बगैर, बल्कि आप पहले बताते हैं और कुछ चंद दिनों का आप मार्जिन देते हैं। और जब ये बात आप कहते हैं तो सुनने वाला इसको संजीदगी से नहीं लेगा, क्योंकि अमूमन फैमिली मेम्बर पहले भी कई दफ़ा बातें कहते रहते हैं लेकिन अमली तौर पर उन पे अमल नहीं करते, तो फैमिली मेम्बर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़रा डाउटफुल हुई होती है। जैसे कई दफ़ा बीवियां कहती हैं कि अगर तुमने अगले हफ्ते नशा ना छोड़ा, तो या तुमने अगर आइंदा नशा किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, और फिर वो छोड़ के नहीं जाती तो पेशेंट उनको खुद कहना शुरू कर देता है, मरीज़ कहना शुरू कर देता है, अच्छा मसला क्या है, मैं नशा करता हूँ ना, वो तो मैंने करते रहना है, तुम्हें रहने तो रहो, जाना तो तुम चली जाओ। तो फिर बीवी नज़रें चुराने लगती है कि यानी जो मैं कह रहा था या जो मैं कह रही थी, तो अब मैं कैसे सामना करूं, मेरा खामद तो मुझे खुद कह रहा है कि तुम चली जाओ। या जैसे कोई वालिद कहता है कि अगर तुमने नशा ना छोड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, या मैं तुम्हें आग कर दूंगा, या फ़लाँ तारीख तक तुमने ये नहीं किया तो मैं ये एक्शन ले लूँगा। तो फिर जब वालिद वो एक्शन नहीं लेता तो बच्चा खुद कह रहा होता है, मसला क्या, आप मुझे आग कर दें, आप मुझे घर से निकाल दें, मेरे से कोई ताल्लुक़ ना रखें। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये अहले खाना को इस पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब फैमिली मेम्बर्स बात करें तो मरीज़ को यकीन आ जाए। तो जो खातून कहती है कि मैं 15 दिन के बाद अब आपकी निगरानी नहीं किया करूँगी सिगरेट पीते हुए, तो पहले दिन वो ये बात कहती है तो मरीज़ सीरियस नहीं लेता,
अगले दिन वो फिर आती है, कहती कल मैंने आपसे ये बात की थी तो मुझे लगता है कि आपने वो सीरियसली नहीं ली थी, तो अब जो है 14 दिन रह गए हैं, कल का दिन गुजर गया है और फलां तारीख के बाद मैं रात को आपकी निगरानी करना छोड़ दूंगी। फिर वो कहता अच्छा चलो चलो जाओ, जैसे कि वो अमूमन रवैया अख्तियार करते हैं, ऐसे ही तुम्हें आदत है कुछ ना कुछ कहने की। तो एक दिन गुजर के दूसरे दिन, फिर चौथे दिन वो जाके फिर कहती है कि आपको मैं फिर याद दहानी कराना चाहती हूँ कि मैं इस बारे में बिल्कुल संजीदा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने बस इतने दिन जो है आपकी निगरानी करनी। कहते जाओ जाओ तुम आज से ही निगरानी ना करो। तो वो कहती नहीं, मैंने आपको एक बुरी आदत डाली हुई है, तो इस तरह अचानक मैं आपकी निगरानी नहीं छोड़ सकती। मैं आपकी निगरानी जो है वो 27 तारीख के बाद नहीं करूँगी, जो भी तारीख बनती है तो उसका जिक्र करें। तो जब आप रोज़ाना एक चीज़ दोहराते रहते हैं और मुसलसल दोहराते रहते हैं तो फिर दूसरे को यकीन आने लगता है। और जैसे आप कोई पैसे देते हैं अपने बेटे को नशे के लिए या किसी और मकसद के लिए जो कि वो नशे के लिए इस्तेमाल करता है, तो आप बता सकते हैं कि फ़लाँ तारीख के बाद जो है आप पैसे नहीं दिया करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि आप उसी दिन पैसे क्यों नहीं रोक सकते, इसमें तो कोई ख़तरा नहीं है। तो बात यह है कि जब आप किसी को कहेंगे ना आज से तुम्हारे पैसे बंद, तो वो ज़रा लड़ाई झगड़े की तरफ आमादा हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि 15 दिन के बाद तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसों को गारंटी करने के लिए ये बात वो सुकून से सुन लेता है, कहता है कि अच्छा मैं नहीं नशा करूँगा तो आज तो मुझे पैसे दें या कुछ ऐसा। तो थोड़ा सा जब आप तब्दीली चाहते हैं किसी दूसरे इंसान में, तो उसके लिए उसको ज़हनी तौर पर तैयार करना, वक्त से पहले उस तब्दीली के बारे में आगाह करना ज़रूरी है। सर आपकी बात से ये भी समझ आती है बात कि फैमिली की तरफ से जो रवैये होते हैं उनको कंसिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन कुछ कह रहा अगले दिन कुछ और कह दिया, राता बदल दिया, क्योंकि फैमिली भी जज्बाती होकर बड़े फैसले कर लेती हैं, फिर उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। देखिए हर दो लोगों के दरमियान जो मामला चल रहे होते हैं उसमें कुछ मामला शऊरी होते हैं और कुछ लाशऊरी होते हैं, यानी उनमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरा ख़ुद ब खुद समझ जाता है। जैसे अगर कोई आपसे वादा करता है कि वो 3 बजे आएगा और फिर वो 4 बजे आता है और आके तो कोई कहानी सुनाता है ट्रैफिक ज़्यादा होने की या कुछ और करने की, तो आप कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये ऐसा मामूली सा वाक़या लगता है, लेकिन दूसरे को एक बड़ा गहरा पैगाम मिलता है कि आप वक्त की पाबंदी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है या आप संजीदा नहीं है, और वो आइंदा इस चीज़ को वतीरा बना सकता है कि आपको कोई भी वक्त दे के किसी भी वक्त पे वो आ सकता है। लेकिन दर हकीकत जो हमारी क्रेडिबिलिटी है या ट्रस्ट है या जिसको हम अपनी ज़ुबान में व्यार कहते हैं, तो व्यार ठीक होना चाहिए। और अगर कोई वादा पूरा नहीं करता तो आप इसके बारे में कोई ना कोई ऐसा रिमार्क ज़रूर देते हैं कि जिससे दूसरे बंदे को एहसास हो कि आज तो मैंने गलती किया तो आइंदा मैं ना करूं। मसलन क्या हो सकता है इजाज़ भाई, अगर कोई बंदा 3 बजे आने का वादा करता है और फिर वो 4:30 पहुंचता है और आपसे कोई बहाना कर देता है कि ट्रैफिक बहुत थी या कुछ ऐसी बात थी, या सिंपली ये कह देता है कि सॉरी मुझे लेट हो गई, तो आप कहते हैं कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, तो इससे क्या पैगाम जाता है और कहना क्या चाहिए? सर आप जो इस बारे में अक्सर कहते होते हैं वो तो ये कहते हैं कि जैसे कोई कहे आई सी यानी तो कहता है कि ट्रैफिक बहुत थी, तो आप कहते हैं ओह आई सी। अब ये एक न्यूट्रल है ना, आप इंडोर्स कर रहे हैं ना उसकी सरजनिश कर रहे हैं, मगर आप उसको बता रहे हो अच्छा, और ब्रीफ भी है। या आप साथ कह सकते हैं कि कुछ मसला हो गया है कि हमने जो तकरीबन 1 घंटा बातचीत करनी थी, जैसे फ़र्ज़ करें काउंसलिंग सेशन के लिए कोई लेट आता है और यही बात कहता है, तो आप कहते हैं कि मसला हो गया है कि जो हमने बातचीत 1 घंटा करनी थी कम टाइम, तो अब हम शायद 45 मिनट कर सकें क्योंकि कुछ आगे कमिटमेंट्स हैं। अच्छा, हमेशा अपने दिल की बात कर देनी चाहिए दूसरे से, और थोड़ा मोहब्बत के अंदाज में ही करना चाहिए। असर्टिवनेस या मकबूलियत का मतलब ये नहीं है कि आप हार्श हो जाएं, आपका मतलब दूसरे में एक मुस्बत तब्दीली लाना है।
दूसरे को हर्ट करना आपका मकसद नहीं होता, तो आप ज़रूर कोई ना कोई बीच में ऐसी बात करते हैं जिससे कि दूसरे को एहसास हो जाए कि आज तो मैंने ये किया, आइंदा मैंने ऐसा नहीं करना। सर एक चीज़ जो आप फरमा रहे थे उस पर मेरे जहन में 2 सवाल आए थे, और आप कह ये रहे थे कि बेगम साहिबा को या जो इस किस्म के नशे के मरीज़ के साथ फैमिली के रवैये होते हैं जिसमें उसको वो कोई ना कोई मदद फराहम कर रहे होते हैं इस नाम पे कि उसको कोई गुज़न, कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए, तो उसका आप तरीका बता रहे थे कि आप एक डेडलाइन, फ्यूचर डेट उसके साथ सेटल करें और बार बार रेपिटेटिवली उसको बताएं कि फ़लाँ तारीख को मैं ऐसा करूँगा। सवाल मेरे 2 हैं। एक तो ये है कि सर उसको पीस मील थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट क्यों ना करना शुरू कर दें कि जैसे कोई 4 घंटे राखी बैठता था, उसकी निगरानी करता था, बेगम साहिबा करती थी, तो वो कहें भाई अब जो है पहला हिस्सा जो है, यानी कि अगर मैं रात को 12 बजे से 4 बजे तक तुम्हारी निगरानी करती थी तो अब मैं 12 से 2 बजे तक करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी। एक मेरा ये सवाल है कि क्या, या थाने में जाता था भाई अब ये है, अब आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं फ़ोन तो करूँगा, ख़ुद नहीं जाऊँगा, ऐसी कोई बात। दूसरा सवाल ये कि क्या ये चीज़, ये काम किसी और को तफवीज़ किया जा सकता है, सौंपा जा सकता है? नहीं, किसी को तो नहीं सौंपा जा सकता, और कुछ चीज़ों के बारे में हमने लोगों को मियाना रवि की पॉलिसी की तरफ लाना होता है। जैसे अखराजात का मामला है, तो अखराजात के मामले में हमारा गोल ये नहीं है कि किसी के अखराजात आखिरकार ज़ीरो हो जाएं। जैसे कोई फजूल खर्ची करता है तो हम चाहेंगे कि अखराजात वो कम कर ले। अगर कोई ओवर ईटिंग करता है तो हमारा मकसद ये नहीं है कि वो टोटली खाना पीना छोड़ दे, हमारा मकसद मॉडरेशन है। लेकिन ये जो निगरानी है सिगरेट पीते हुए, इसमें हमारा मकसद मॉडरेशन नहीं है, इसमें हमारा मकसद एलिमिनेशन है। या कोई सिगरेट पीता है तो इसमें हमारा मकसद एलिमिनेशन है, इसमें मॉडरेशन नहीं है मकसद। अगरचे कुछ लोग जो है कभी सिगरेट कम कर लेते हैं और कभी फिर ज़्यादा कर लेते हैं, तो सिगरेट जब वो कम करते हैं तो कुछ फ़ायदा होता है, या जिस दिन कोई सिगरेट नहीं पीता उस दिन उसको फ़ायदा होता है। सो पहली स्टेज के तौर पर कोई ख़ुद ऐसे करे, मॉडरेशन करे, तो वो ठीक बात है, लेकिन आप उसे मॉडरेशन करने के लिए नहीं कहेंगे जहां मामला शराब नोशी का या सिगरेट नोशी का हो, या चरस या हेरोइन या क्रिस्टल मेथ या इस तरह का कोई ड्रग्स का मामला हो, तो आप नहीं मशवरा देते मॉडरेशन का। वो उसकी अपनी पॉलिसी है कि वो मॉडरेशन करके आगे बढ़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्यों नहीं कहते कि आप मॉडरेशन करें या आप कम करें, क्योंकि इससे खुफिया पैगाम ये मिलता है कि करो ज़रूर लेकिन कम करो। लिहाजा माँ बाप या बीवी या फैमिली मेम्बर की हैसियत से जब आप किसी को कहते हैं कि वज़न कम करो तो ये ठीक होता है, जब हम कहते हैं कि शराब कम करो तो वो ठीक नहीं होता। उसमें एंडोर्समेंट बीच में आ जाती है। बाज़ औक़ात फैमिली मेम्बर ये भी कर रहे होते हैं कि तुम हेरोइन मत पियो, तुम्हें शराब हम खुद ला देते हैं, या चरस हम तुम्हें खुद ला देते हैं, और वो मरीज़ बाद में हमें कह रहा होता है कि नहीं चरस का कोई मसला नहीं, वो तो मेरे वालिद कहते हैं कि तुम बेशक पियो, मेरा दोस्त है पेशावर में, वो तुम्हें बहुत अच्छी चरस मुहैया करेगा। बहुत मासूमियत से बाज़ औक़ात मरीज़ समझते हैं कि उनके घर वाले चाहते हैं कि वो चरस पिएँ, हालांकि वो बेचारे बहुत दीवार से लगे होते हैं और बहुत मजबूरी में वो कह रहे होते हैं कि हेरोइन की बजाय, और उनका ख्याल होता है कि हेरोइन ज़्यादा ख़तरनाक नशा है और चरस कम ख़तरनाक नशा है। तो ऐसा नहीं है। सिगरेट से लेके शराब तक और शराब से लेके कोकेन तक तमाम नशे तबाहकुन हैं, और इनमें हमें मॉडरेशन के मामले की तरफ नहीं जाना होता, हमें इनको ख़त्म करना होता है। मॉडरेशन करना ये मरीज़ के जहन में अगर आता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मॉडरेशन का मशवरा दे रहे हैं तो ये एक ट्रैप है। मॉडरेशन के अंदर एक मार्जिन दे रहे हैं आप उसे बता रहे हैं कि ये काम है जो एतदाल के साथ तुम कर सकते हो, और जो एडिक्ट होता है वो एतदाल के साथ कर भी नहीं सकता। बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिस शुमाइला बतूल का सवाल बहुत उम्दा, बहुत आला और बिल्कुल करीब तर
मगर इस ब्रेक के फ़ौरन बाद। जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दो बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना, लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा लेना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स नहीं है। जैसे ब्रूफिन है तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन नहीं है, और सोसेगोन है तो वो ड्रग ऑफ एडिक्शन है। अच्छा, अब ड्रग ऑफ एडिक्शन कौन सी होती है? ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है। जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दो बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना, लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा लेना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स नहीं है। जैसे ब्रूफिन है तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन नहीं है, और सोसेगोन है तो वो ड्रग ऑफ एडिक्शन है। अच्छा, अब ड्रग ऑफ एडिक्शन कौन सी होती है? ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है। जहाँ वेलकम बैक। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट, और आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको इस मोड पे हम ले आए हैं जहाँ पे मिस शुमाइला बतूल हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक सवाल करने वाली थी, मगर उस तरफ जो आप लोग हमें वॉच कर रहे हैं और ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे, तो मिस फरीफ हुई, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एज कोऑर्डिनेटर आप बहुत कोशिश करती हैं, सबको जमा करती हैं और बड़ी गहरी नज़र रखती हैं हमारे तमाम प्रोग्राम्स पे, और अरसा 1.5-2 साल से जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप हमारे साथ हैं। तो एज़ आप हैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो सोशल मीडिया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे विलिंग वेज की कोऑर्डिनेटर होने के तौर पे हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, और डॉक्टर साहब की जो है इजाज़त से अनाउंस भी करते हैं कि वेलकम टू दिस पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। और अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारी, उनका सवाल है। जी सर, मैं ये सवाल कर रही थी कि जैसे सर ने बहुत ही एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में बताया कि फैमिली को करना क्या चाहिए अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए, और ध्यान भी रखें बट खुद भी अपने आप का अपना भी ध्यान रखें। बट ये सारे काम सर फैमिली तभी करेगी जब वो ये मानेगी कि उनका लव्ड वन प्रॉब्लम में है। मोस्टली दे कैन नॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी। आई मीन उनको ये बहुत मुश्किल लगता है, और उनको ये लगता है, और हमारे बार बार एजुकेट करने पर भी वो अपने जो उनके तरीक़ाकार हैं, तरीके हैं या उसको ही फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, ये शेम वाली बीमारियां हैं। मतलब खामखा आज 21वीं सदी में भी साइकेट्रिक इलनेसेस को और नशे की बीमारी को बहुत स्टिग्मा के साथ देखा जाता है। हालांकि
इससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जब किसी चीज़ में शेम होती है तो वो सरफेस के नीचे चली जाती है, गायब नहीं हो जाती, और वो मसला बढ़ता रहता है और लोग उसे छुपाए रखते हैं। और जितने देर से कोई इलाज में आता है उतना ही इस बात का भी ख़तरा होता है कि इलाज में आने से पहले वो नशे की बीमारी कई और लोगों को भी लगा चुका होता है, क्योंकि नशा करने वाला कब नशा बेचने वाला बन जाता है इसके बारे में कुछ पहले से नहीं कहा जा सकता। मुझे ये आज अंदाज़ा हुआ है कि एक तरह से छूत की बीमारी भी है। नहीं, छूत की बीमारी नहीं है कि एक दूसरे को छूने से लगती हो, लेकिन मिलने मिलाने से ये बीमारी ज़रूर लगती है, इकट्ठा बैठने से। जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नशा करते हैं तो पहले वो किसी को सैम्पलिंग करते हैं, चखाते हैं, ताकि उन लोगों को आदत पड़ जाए। और ये सैम्पलिंग भी उनको नशा बेचने वाले डीलर से मिलती है, क्योंकि अब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए होते हैं और वो डीलर से जाके नशा उधार मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम उधार जो मांग रहे हो तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि हमारे कारिंदे बन जाओ और तुम्हें अपना नशा हम फ्री दे दिया करेंगे, और तुम आगे जो अमीर घरानों के लड़के लड़कियां हैं तो उन तक तुम नशा लगाओ उनको, और फिर उनकी ज़रूरत बना दो और फिर वो ख़रीदने पे मजबूर होंगे। तो एक तरह से जो पहले नशा करने वाला होता है बाद में वो ड्रग डीलर भी बन जाता है वो। अच्छा सर, इसमें ये भी एक बात बताइएगा कि जो ये आपने बताया कि वो पहले खुद इस्तेमाल करता था, अब वो ड्रग डीलर पेडलर बन गया है, और उसको जो नशा दिया जा रहा है सैम्पलिंग के लिए कि तुम औरों को दो, तो वो अपना अच्छा और बिल्कुल क्लीन, और वो क्या क्लीन नहीं, बहुत प्योर नशा करने के चक्कर में दूसरों के नशे में मिलावट कर दे और ख़ुद वो जो है उसकी प्योर फॉर्म खुद इस्तेमाल करे, और जो मिलावट करे वो घटिया किस्म की करे और उससे भी बीमारियां जन्म ले। बिल्कुल ऐसा ही है कि अमूमन लोग पहले तो यही बिल्कुल नहीं मुनासिब समझते सोचना कि उनके अपने घर का कोई फ़र्द जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, बंदा ऐसा सोचना नहीं चाहता। फिर जब वो ऐसा सोचने लगता है तो वो अगली बात नहीं सोचता कि ये नशा बेचने वाला भी बन सकता है। हत्ता कि खुद जो नशा बेच रहा होता है वो अपने आप को नशा बेचने वाला नहीं समझता। समहाउ उसका अपना दिमाग उसे खुद फरेबी में रख रहा होता है, क्योंकि वो समझता है कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, क्योंकि वो अभी एनरोलमेंट में है और अहले खाना और दीगर अहबाब उसको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट समझते हैं। और वो ऐसे ही दूसरे पे एहसान सा जता रहा होता है कि तुम्हें नशा ख़रीदने का तरीका नहीं आता तो मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं वैसे कोई नशा बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और वो एहसान भी जताता है। और चूँकि नशे की बीमारी में मुब्तला जब कोई होता है तो उसके पास वक्त बड़ा कम होता है, उसने हर रोज़ नशा करना होता है, और नशा करने में थोड़ी देर हो जाए तो इस तरह तकलीफ़ें जन्म लेने लगती हैं। ऐसे लगता है सुबह सवेरे उठते हैं लोग तो जब उन्हें नशे की तलब होती है, क्रेविंग होती है, तो उन्हें लगता है कि जैसे कि कोई ईंटों का ट्रक पूरा उनके ऊपर आ गिरा है। हेरोइन का नशा जैसे, जिसकी क्रेविंग इतनी जालिम होती है, तो फिर वो जिसने उनको पहले कभी नशा मुहैया किया होता है तो वो अगर नहीं मिलता तो वो भावले होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। सो आप यूँ समझें कि अहले खाना को बहुत सारे हकायक तक पहुंचना होगा, क्योंकि जब तक हम हकायक नहीं जान लेते, जब तक हम खुद फरेबी के जाल को नहीं कुतर देते, हम उस वक्त तक तब्दीली नहीं ला सकते अपने प्यारे में। और तब्दीली लाने के लिए हमें दो चीज़ों से परहेज़ करना होगा, एक जिसे हम एनेबलिंग कहते हैं और दूसरा जिसे हम प्रोवोकिंग कहते हैं। क्योंकि जब हम डांट डपट करते हैं, लानत मुलामत करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम अंडर ऑब्लिगेशन महसूस करने लगते हैं कि अब इसकी वो बात मान ली जाए, या इसको रुपया पैसा दे दिया जाए, या किसको कोई कॉम्पनसेट किया जाए। क्योंकि जब भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बदसलूकी करते हैं तो हमें गिल्ट होता है, और उस गिल्ट से हमें तकलीफ़ होती है और हम सब तकलीफ़ से बचना चाहते हैं। तो फिर हम ये चाहते हैं कि उस गिल्ट को कोई कीमत अदा करके ख़त्म करें। यानी हम अपने बच्चे को या फैमिली मेम्बर को जो इजाज़त नहीं दे रहे थे रात किसी पार्टी में जाने की, तो वो इजाज़त दे के उसका दिल खुश कर दें और वो कहे लव यू डैड, या फिर हम उसको कुछ रुपया पैसा दे के तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। तो ये दोनों चीज़ें जिन्हें हम अनेबलिंग और प्रोवोकिंग के नाम से जानते हैं,
मरीज के लिए इसमें बहुत पे ऑफ्स हैं, बहुत मरीज के लिए इसके अंदर उसकी ज़रूरत पूरी होती है। बाज़ तो नशे के मरीज खुद जिद करते हैं कि ये प्रोवोक फिर हो जाएंगे, फिर बुरा भला कहेंगे, मारेंगे और उसके बाद फिर बिल्कुल मुझे मरीज खुद बताते हैं कि जी अगर हमें 12 बजे दोपहर को पैसे चाहिए हो तो 9 बजे जिद्दोजहद करनी पड़ती है। मैंने कहा क्या जिद्दोजहद करनी पड़ती है? कहता है मैं कमीज़ उतार के अपनी वालदा के सामने घूमना फिरना शुरू कर देता हूँ ताकि वो देखें मैं कितना कमज़ोर हूँ, फिर वो मुझे बुरा भला कहने लगती हैं, फिर मेरे नशे को अटैक करना शुरू कर देती हैं, फिर वो कोई गाली गलोच होती है, इतने में अब्बा आ जाते हैं, वो भी उस राग में अपना राग शामिल कर देते हैं और 12 बजे तक जो है ये मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी होती है कि फिर मेरा भी अब मकसद हल हो जाता है और मुझे कोई इजाज़त चाहिए हो या रुपया पैसा चाहिए हो या गाड़ी चाहिए हो तो फिर वो जो ना थी वो हाँ में बदल जाती है। सो हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे रवैयों से किसी का काम बनता है और वो काम गलत है तो फिर हमें अपने रवैयों पे भी नज़रसानी करनी होगी और बतौर फैमिली मेम्बर के हमें अपने हर रवैये पे गहरी नज़र रखनी चाहिए कि मेरे रवैये से मेरे किसी फैमिली मेम्बर का नुकसान तो नहीं हो रहा या उसके बुरे रवैयों को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा। जैसे किसी बच्चे का होमवर्क करना, जैसे कि एक नई वबा है यूनिवर्सिटियों में थीसिस या कोई आर्टिकल्स हैं जो कि उनके बच्चे को लिखना चाहिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें रुपए पैसे की ख़ास ज़रूरत होती है ड्रग्स वगैरह के लिए और वो ये काम करते हैं कि दूसरों की असाइनमेंट लिखते हैं और उसके लिए वो मुआवजा लेते हैं और कुछ लोग तो फिर यही काम पे लग जाते हैं क्योंकि उनके नशे का धंधा चलता ही ऐसे है कि वो लोगों का कुछ ऐसा काम कर दें जो उनको करना आता है और वो जितना अरसा भी यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं तो वो लोगों के आर्टिकल लिख के थीसिस लिख के असाइनमेंट लिख के तो वो अपना काम चलाते रहते हैं। समटाइम पेरेंट्स को जितने भी एडिक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, जैसे ब्लेमिंग की हम बात कर रहे थे और वो ये कहते हैं मैं नशे का एडिक्ट नहीं हूँ, मैं नशेई नहीं हूँ। आप जब मुझ पर मिसट्रस्ट करते हैं और मेरी जासूसियाँ करती हैं और मुझे बार बार ये कहती हैं कि तुमने नशा तो नहीं किया, फिर मुझे चिढ़ चढ़ती है और फिर मैं नशा करता हूँ एंड पेरेंट्स बिलीव करना शुरू कर देते हैं। कोई बदरा बहाना बिस्यार कि फिर बजाय इसके कि तुम कहो कि जी मेरा आप यूरिन चेक करवा लें या जिस तरह आप तसल्ली कहते हैं मैं आपकी करवा देता हूँ, फिर वो करके साबित कर देता है। तो बात यह है कि हमारी ज़िंदगी जो है इसमें जब हम लोगों के साथ तबादला ख्यालात करते हैं तो अक्सर हमारे दरमियान इख्तलाफ राय पाया जाता है और वो इख्तलाफ राय कोई मामूली नौयत का नहीं होता, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिन बातों को हम बिल्कुल हकीकत समझ रहे होते हैं दूसरे की नज़र में वो कुछ भी नहीं होता। हमारी अपनी अपनी सोच होती है। जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि कोई चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसको वैसा बना देती है। तो ये भी कहा जाता है कि कुछ भी हकीकत नहीं होती, सब पानी का बुलबुला है। तो बात सिर्फ ये है कि जो चीज़ नापी जा सकती है, जो चीज़ तोली जा सकती है, उस तरफ रुजू करने की ज़रूरत होती है। और ये जो नशा है जिसकी असल पीछे बीमारी जो है वो क्रेविंग है। यानी जब हम कहते हैं कि नशे की बीमारी एक दायमी बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मरीज़ हमेशा नशा करता रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका मरीज़ हमेशा नशा नहीं कर सकता क्योंकि उसको नशे की बीमारी है। ये बिल्कुल डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, जैसे जिनको डायबिटीज़ होती है वो मीठा नहीं खा सकते, हालांकि उनको शौक बहुत ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज़ की बीमारी का मतलब है कि आप मीठा नहीं खा सकते। इसी तरह नशे की बीमारी का मकसद यह है कि आप शराब या नशा नहीं कर सकते क्योंकि आपका जिस्म टेक्निकली नशा करने के लिए बिल्कुल अनफिट हो गया है और नशा करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़तरात पैदा हो रहे हैं। सो जो दायमी चीज़ है वो उस क्रेविंग पे काबू पाना है और क्रेविंग अंदर से जैसे महसूस होती है वो हम नाप सकते हैं 1 to 10 के स्केल पे। जैसे कि लोगों को ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है तो वो नाप सकते हैं कि किसी ख़ास वक्त में उनको कुछ खाने की क्रेविंग कितनी है और कितनी क्रेविंग हो तो उनकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो आपने उस क्रेविंग को उस कंट्रोल के अंदर रखना होता है। सो इसी तरह सिगरेट या दीगर नशे या शराब कोई भी चीज़ है तो इसकी एक क्रेविंग होती है जिसे कम करने के तरीके होते हैं और अगर आप उसको सेफ लिमिट्स में रखें,
अगर आप अपनी क्रेविंग को परमानेंट बुनियादों पर डेली बेसिस पे, क्योंकि याद रखिए कि जो एडिक्शन होती है ये डेली बेसिस पे मैनेज्ड होती है, यानी क्रेविंग डेली बेसिस पे मैनेज्ड होती है और इसे हमेशा मुनज़्ज़म करना पड़ता है, ये क्योर नहीं होती। अगर कोई आपको कहता है कि बिल्कुल आपकी क्रेविंग, बिल्कुल नशे की तलब ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा किसी इलाज में नहीं होता, ऐसा मोजज़े से होता है। और बहुत से लोग बताते हैं कि अल्लाह के फजल से उनकी जो क्रेविंग है किसी मामले में वो यकसर ख़त्म हो गई और पलक झपकते ख़त्म हो गई। तो ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि इंसान के बस में नहीं, ये अल्लाह का फजल है, वो जब चाहे किसी पे हो जाए और उसकी जो तलब है किसी नशे के बारे में, शराब के बारे में, बुरी ज़िंदगी के बारे में ख़त्म हो जाए। इसे हम स्पिरिचुअल वैरायटी कहते हैं। लेकिन एक जो एजुकेशनल वैरायटी है जिसमें हम इंच करके आगे बढ़ते हैं, हम छोटे छोटे कदमों से सफ़र ये तय करते हैं एजुकेशनल वैरायटी में, और फिर डेली बेसिस पे हम कुछ ऐसे इंतज़ामात करते हैं जिससे कि हमारी क्रेविंग जो है वो कम से कम दर्जे में रहे और हमें वो आउट ऑफ कंट्रोल ना करे और हमें रिलैप्स से बचाए। जी सर, वो मोज़े की बात आप कर रहे थे कि जिस चीज़ की क्रेविंग होती है वो एकदम ख़त्म हो जाए। मुझे वो एक बात आ गई जहन में कि कुछ ख़वातीन जब हामला हो जाती हैं ना, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं, कोई खट्टा अच्छा लगने लग जाता है, कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगने लग जाती है खाने में। तो वो जब डिलीवरी हो जाती है फिर उनको एकदम चीज़ें वो बिल्कुल अच्छी लगना अब नहीं रहती। तो इस किस्म के मुआवजे भी हो जाते हैं। मगर जो बात मैं असल में करना चाह रहा था वो ये थी सर कि मरीज़ जो हैं वो, आप अक्सर कहते हैं कि नशई जो नशा करते हैं वो जादूगर होते हैं। जादूगर ऐसे होते हैं कि अपना नशा उनका किबला होता है। जो पिछली भी हमने बात की थी, सूरजमुखी के फूल की तरह उनका जो रुख है अपने जैसे सूरजमुखी के सूरज की तरफ रहता है तो उनका रुख नशे की तरफ रहता है। अच्छा, अब वो कन्विंस करने के लिए अपने माँ बाप को ये बता देते हैं कि देखो हमें पैसे की ज़रूरत है। वो ये नहीं बता रहे कि नशे के लिए, कहते हैं बिज़नेस के लिए, फ़लाँ लॉस हो गया, मगर उस लॉस को रिकवर करने के लिए अब आप पैसे दें। वो ले लेते हैं उनसे पैसे और फिर उसको डाइवर्ट करके अपने नशे पे खर्चते हैं। इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी का वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, बिज़नेस का पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं, वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। जो ही वो लोग खुद इलाज में आते हैं, हमारे पास इंडोर के इलाज में आते हैं और उनके माँ बाप या उनके लवाहिकीन उनको लेके आते हैं, तो वो जो पैसा उन्होंने बेशबहा खर्च किया होता है उनकी बातों में आके और ज़ाया किया होता है और जो वक्त ज़ाया हुआ होता है, अब वो जो ही इंडोर इलाज में आते हैं तो उनको वो एक एक लम्हा और एक एक दिन जो यहाँ गुजर रहा होता है वो बड़ा कीमती लगता है और जो पैसा खर्च हो रहा होता है वो बड़ा उनको कीमती लगता है। मुझे ये नहीं समझ आती डॉक्टर साहब, आप 30-40 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं कि ये उनको मत पहले क्यों नहीं आती मरीज़ को और उनके अम्मी अब्बू को या उनके वालिद, और यहाँ उनको बड़ा पैसे का और जो है वक्त का ख्याल आ जाता है। देखिए, लोग बुनियादी तौर पर नशे की बीमारी या उसके इलाज के माहिर नहीं होते और अगर किसी के घर में ये चैलेंज आ जाता है तो उसको डेफिनेटली मदद की ज़रूरत होती है। और वो जो कॉमन सेंस के तरीक़ों से लोग नशे की बीमारी पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, वो कॉमन सेंस के तरीके तो काम करते नहीं हैं और फिर रोज़मर्रा नाकामियों से उनको यकीन होने लगता है कि हमारा बेटा या हमारा फैमिली मेम्बर कभी नशा नहीं छोड़ेगा और वो बड़ी मायूसी के साथ दिन गुजार रहे होते हैं, बेबसी सीख लेते हैं और मुश्किलात को नॉर्मल महसूस करना सीख लेते हैं। उनके घर में जनवरी में जिन चीज़ों के ऊपर आहो बका होती है, जून जुलाई तक जाते जाते वो चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। नशे का मरीज़ भी बहुत दिलचस्प इंसान होता है, यानी उसकी मर्ज़ी अपने ऊपर नहीं चलती। किसी दिन वो नशा नहीं करना चाहता तो ये उसके बस में नहीं होता, मिकदार उसके बस में नहीं होती, जगह का तयन उसके बस में नहीं होता। वो ऐसी ऐसी जगहों पे बैठ के नशा करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कब्रिस्तान इनकी पसंदीदा जगह है, ये जो कचरा कुंडी होती है उसके अंदर बैठ के तो वो ये काम कर रहे होते हैं। तो नशे के मरीज़ की मर्ज़ी अपने ऊपर बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन मज़े की बात देखिए कि अपने अहले खाना पे और गिरदो पेश के लोगों पर उसकी मर्जी बहुत चलती है। यानी हैरत अंगेज बात है कि सारा घर जो है
उसके इर्द गिर्द जो है ऐसे चक्कर लगा रहा होता है जैसे वो मरकज़े कायनात है, यानी उसे स्ट्रिंग्स पुल करनी आती हैं। और ये इस वजह से उसको आती है कि उसकी जो नीड है नशे की वो उससे सब कुछ करा रही होती है, सब कुछ सिखा रही होती है। इसीलिए नशे की बीमारी को कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़ कहा जाता है कि ये बीमारी खुद बहाने करके उसे बताती है कि तुम ये करोगे तो आज नशे का सामान होगा। फैमिली भी तो जी आप प्लीज पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना कि नशे के मरीज़ को नशा छुड़वाने के लिए जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं, मेडिसिन ही ज़रूरी होती हैं, काउंसलिंग जो है वो कोई इलाज नहीं होता, यानी कि काउंसलिंग को इतनी इम्पोर्टेंस वो नहीं दे रहे। तो सर काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों ही ज़रूरी हैं इसके लिए। बिल्कुल ठीक है कि मेडिसिन से मरीज़ को मदद मिलती है और वो अपनी क्रेविंग पे काबू पा सकता है। खुसूसन इब्तदाई दिनों में जब विड्रॉल मैनेजमेंट होती है तो किसी इंसान के बस में नहीं होता कि मेडिसिन की मदद के बगैर वो उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सके जो नशा यकदम छोड़ने से होती हैं। लेकिन ऐसी अद्वियात मौजूद हैं कि जो ऐसे मरीज़ इन इब्तदाई दिनों में से सेफली गुज़रता है कि जैसे बिल्कुल भाग दौड़ कर रहे होते हैं मरीज़, और कोई बिस्तर पे लेटने वाले ये मरीज़ नहीं होते जिनको कोई ड्रिप लगी हो। तो मरीज़ पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब उनके घर वाले मिलने आते हैं तो वो बल्कि बाज़ औक़ात बहुत हैरान होते हैं कि इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। जो मैं नुक्ता उठाना चाह रहा था कि जब मरीज़ की मर्ज़ी ख़ुद उसकी अपनी ज़ात पर नहीं चलती और उसकी मर्ज़ी उसके अहले खाना पर बहुत ज़्यादा चलती है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स किया जाए कि मरीज़ की मर्ज़ी अपनी ज़ात पर चलना शुरू हो जाए और अहले खाना पर चलना रुक जाए। अहले खाना मिलजुल कर फैसला करें, यानी अगर 5 लोग हैं मरीज़ के अलावा फैमिली में, तो वो मिलजुल कर काउंसलिंग के ज़रिए सीखें कि डूज़ क्या हैं और डोंट्स क्या हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पर अमल करना शुरू करें। जैसे हमने कहा कि रात भर सिगरेट पीते हुए निगरानी जो बीवियां करती हैं, तो एक तो बीवियों के लिए यकदम ये निगरानी छोड़ना मुमकिन नहीं है, उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया। इसी तरह जब मरीज़ कह रहा होता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, यानी वीटो थ्रेट्स दे रहा होता है, या मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, जो कि वीटो थ्रेट है। वीटो थ्रेट्स वो होती हैं जो मरीज़ अपने अहले खाना को इसलिए देता है कि उसे पता होता है कि वो उससे प्यार करते हैं और वो अपने नुकसान की बात करके अपने लिए नशे की राह हमवार कर रहा होता है। एक होती है कीटो थ्रेट्स, जबकि वो एग्रेसिव होके गुस्से में आके और घर में गुस्से वाली शक्ल बना के फिरता है और अहले खाना को इशारे दे रहा होता है कि अगर मेरी बात ना मानी गई, अगर मुझे रुपया पैसा ना दिया गया तो मैं टीवी गिरा दूंगा, या मैं आपका मोबाइल जो है छीन के बेच दूंगा, या मैं शीशे तोड़ दूंगा, या मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, या मैं गाड़ी पे स्क्रैच डाल दूंगा आपके। तो ये जो दूसरों को नुकसान देने की बातें हैं या अपने आप को नुकसान देने की बातें हैं, इनसे भी हमें ओहदा बरा होने की ज़रूरत होती है। और ये बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है कि किस तरह आप बातचीत करें कि मरीज़ आपे से बाहर ना हो, और अगर वो आपे से बाहर हो तो आप क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करें, कहाँ से मदद हासिल करें, और फैमिली मेम्बर्स का कैसे आप ग्रुप बनाएं, क्योंकि मरीज़ डिवाइड कर रहा होता है फैमिली को ताकि वो अपनी मनमानियाँ कर सके। तो फैमिली को चाहिए कि ऐसे मौके पे अपने मामलात को ज़रा समझें और वो देखें कि किन चीज़ों से उनकी कामयाबी की राह हमवार होगी और किन चीज़ों से महज तकलीफ़ होगी, क्योंकि शब रोज़ मरीज़ उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फसाद पैदा कर रहा होता है और वो गम गुस्से से पागल हो रहे होते हैं और उनको कभी ना कभी मरीज़ के साथ मुँह मारी करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अपने आप को कैसे रोकें और खुली आंखों से देख लें कि रंजो गम उनकी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा है। सो मरीज़ के साथ बात करते हुए इज़्ज़त से बात करें और उसकी जो मोहब्बत है या इज़्ज़त है या जो आपका रिश्ता है उसका एहसास भी जारी रखें, लेकिन मेरिट पे उसके साथ डील करें और कभी ना कभी उसे अपनी ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए ज़रूर याद दहानी करें। लेकिन जब भी मरीज़ से बात करें हमेशा याद रखें
कि वो बातचीत मुख्तसर होनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ फारिग आदमी है और वो नशा करके बैठा हुआ है, उसको कोई बेचैनी भी नहीं हो रही और उसने फिर आगे नशे की राह हमवार करनी है। उसकी कुल कायनात नशा करने से लेके नशा करने तक है। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखें और मुख्तसर उसको पैगाम दें ताकि आप वो बार बार पैगाम दे सकें। लेकिन अगर आप किसी दिन अपने घर में 4-5 घंटे कचहरी लगा के रखें तो फिर इम्कान है कि अगले 2 महीने आप इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 1 मिनट में बता दें मरीज़ को कि आपको क्या चीज़ ठीक नहीं लगती या आपको क्या तशवीश है और आप क्या फ़ील कर रहे हैं और आपकी प्रेयर क्या, आप चाहते क्या हैं, तो आप बता दें, तो इससे ज़्यादा आसानी होगी और मरीज़ को पता होगा कि आप बरसात की जड़ी की तरह लंबी बातें नहीं करते बल्कि आप मुख्तसर बात करते हैं। और साथ मरीज़ को ये भी बता दें कि आप एक अलग इंसान हैं, मरीज़ एक अलग इंसान है, अगरचे आप दोनों एक बहुत गहरे और प्यारे रिश्ते में बंधे हुए हैं। आप ऐसा ना समझें कि मरीज़ जो है अगर वो आज नशा करता रहेगा तो आज आप दुखी रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को जिस हद तक नॉर्मल रखेंगे आप उसकी मदद भी कर सकेंगे। लेकिन अगर आप हर वक्त आंसू बहाएंगे, कराहेंगे या मुश्किलात में रहेंगे तो इससे आपके मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा जो भी काम करते हैं उस काम का कोई ना कोई नाम ज़रूर रख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि अमेरिका में कोई तूफ़ान भी आता है तो उसका पहले एक नाम रख लेते हैं कि ये तूफ़ान है कतरीना या ये फ़लाँ, अमूमन ज़नाना नाम रखते हैं, मुझे नहीं पता ये इसकी क्या वजह है। लेकिन घर में जब हमें कोई नशे का मरीज़ तंग कर रहा होता है तो हमें इस प्रोजेक्ट का भी कोई नाम रख लेना चाहिए, जैसे कि रिकवरी, जैसे कि सोब्राइटी, यानी जो आप अपने प्यारे के लिए चाहते हैं, या जो भी आप इस्तारा रखना चाहिए या कोई चीज़ रखना चाहिए। तो सब जैसे आजकल लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना लेते तो उसका एक नाम रख लेते हैं। तो चीज़ों का नाम रखने से हमें डायरेक्शन मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत आपका, और मिस आमना नवाज़ आपका भी शुक्रिया। मिस शुमाइला आपने भी बहुत इनपुट आपकी बहुत अच्छी थी, और आज के प्रोग्राम जो है मुझे उम्मीद है कि उससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। और कई मरतबा हम चीज़ों को जब अपनी आँखों से दूसरों की तरफ देखते हैं, आँखें खोल कर देखते हैं, तो वो जो है हमें बहुत दूर नज़र आती हैं और हमें लगता है कि शायद ये किसी और की बात हो रही है, ये हमारी बात नहीं हो रही। और कभी हमें आंखें बंद करके थोड़ा कंटेम्पलेट करने की, मेडिटेट करने की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें इंतहाई करीब नज़र आती हैं। ये जो चीज़ें दूर और करीब नज़र आ रही होती हैं, इनमें कभी कभी गानों में भी ऐसे मकसद और मतलब पोशीदा छुपे होते हैं। और आज मिस नादिया शेख जो हमें गाना सुना रही हैं, वो अपने दौर का बड़ा ही मशहूर और मकबूल गाना रहा है, और उसमें भी कभी आंखें बंद करके कोई दूर नज़र आता है और कभी आंखें जो है खोल कर करीब नज़र आता है। कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। आज के इस प्रोग्राम से यानी यू आस्क्ड फॉर इट से हमें इजाज़त दीजिएगा, और विद दिस वी विल लिसन टू दिस सॉन्ग एंड एन्जॉय इट। एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंड वी विल सी ईच अदर अगेन probably in this show in the new year in 2019. All the very best. Over to you. अखियों के झरोकों से तुझे देखा जो सांवरे, अखियों के झरोकों से तुझे देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए, बंद करके जो